हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे हमारे बीएड के उन क्वेश्चंस के बारे में एमसीक्यू फॉर्म्स में जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने अपने पिछले सेशंस में डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस, आज हम और कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को एक क्विक रिवीजन मिल जाएगी और उनको थोड़ा क्लियर भी करेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फैक्टर दैट अफेक्ट्स जेंडर रोल्स, यानी कि जो हमारे लैंगिक भूमिकाएं हैं उनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनको कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज एज, यानी कि उम्र जो है वो हमारी ऐसी फैक्टर है जो हमारे जेंडर रोल्स को इफ़ेक्ट करती है। सेकंड इज़ क्लास, यानी कि जो क्लास है, जो क्लासेस पे डिफाइन करते हैं, हम लोगों को ग्रुप्स में बांट देते हैं, वो क्लास। थर्ड इज़ रिलीजन, यानी कि किसी का धर्म। फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जितनी भी तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे जेंडर रोल्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो हमें पता ही है कि जो हमारा जेंडर है वो सोसाइटी ने क्रिएट किया है। तो जो हमारे जेंडर रोल्स हैं कि हम एक अगर हम मेल हैं तो हमारे ये कार्य हैं, हमारी ये भूमिकाएं हैं। हम एक फीमेल हैं तो हमारी क्या क्या भूमिकाएं हैं। अब इनको क्या डिफ़ाइन कर सकता है, सोचने वाली बात है। उम्र डिफ़ाइन कर सकती है कि आप इस एज में हैं, इस एज ग्रुप में हैं तो आपके ये रोल्स होने चाहिए। अगर अब आप किसी बच्चे को नहीं बोल सकते कि बाहर जाके कमाइए, तो एज जो है एक ऐसा फैक्टर है जो डिफ़ाइन करता है। नेक्स्ट इज़ क्लास। अब जो हमारे जेंडर रोल्स होते हैं वो उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी में सेम नहीं रहते, हर वो ग्रुप टू ग्रुप डिफ़र करते हैं, वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करते हैं, तो वो क्लास टू क्लास और रिलीजन टू रिलीजन भी डिफ़र करेंगे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ फोर्थ। ये ऊपर के जितने भी सभी हैं वो तीनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे जेंडर रोल्स को इफ़ेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड इज द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी रेफर्स टू, यानी कि लिंग समानता का सिद्धांत निम्नलिखित है। फर्स्ट, ऑल फीमेल्स बीइंग ट्रीटेड इक्वली, यानी कि सभी महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना। सेकंड इज ऑल मेल्स बीइंग ट्रीटेड इक्वली, यानी कि सभी पुरुषों के साथ समान व्यवहार किया जाना। थर्ड इज़ फीमेल शुड बी ट्रीटेड द सेम एज मेल्स, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, उनको समान माना जाना चाहिए। फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी। तो जो जेंडर इक्वालिटी है वो ये चीज़ है कि जो हमारे दोनों जेंडर्स हैं, जितने भी हमारे जेंडर्स हैं वो सब इक्वल हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है हमें। कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, सब एक ही सेम लेवल के हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो उनमें इक्वालिटी, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, कि फीमेल शुड बी ट्रीटेड द सेम एज मेल्स। क्योंकि हमें अपने समाज में, जो हमारा समाज है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, उसमें यूजुअली फीमेल्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो इसलिए फीमेल्स को मेल्स के अकॉर्डिंग उनके जैसा सेम ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है। यही हमारा प्रिंसिपल कहता है ऑफ जेंडर इक्वालिटी। थर्ड क्वेश्चन इज फीमेल फीटिसाइड इज़ द रिजल्ट ऑफ, कि जो कन्या भ्रूण हत्या है वो किस चीज़ का परिणाम है, किस चीज़ का रिजल्ट है। फर्स्ट इज जेंडर बायसनेस, यानी कि लिंग संबंधी पूर्वाग्रह। सेकेंड इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है लोगों में वो। थर्ड इज जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि लिंग की जो पहचान है कि हम किस जेंडर से अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं, हमारी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। अब जो फीमेल फीटिसाइड है, यानी कि जब बच्ची फीमेल अगर लड़की पैदा हुई है तो उसको उसी वक्त मार दिया जाए, तो वो किस वजह से होती है, हमारी जेंडर बायस है हमारी सोसाइटी में, इस वजह से होती है। तो जेंडर बायसनेस का ही रिजल्ट फीमेल फीटिसाइड होता है। जब हम एक जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसको ऊपर मानते हैं दूसरे जेंडर से, जेंडर बायस कर रहे हैं, उसकी वजह से ही हमारे फीमेल फीटिसाइड्स का जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है।
और इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन इज़ इन आर सोसाइटी विच इज़ नॉट अ मैस्कुलिन ट्रेट, यानी कि हमारे समाज में इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो मर्दाना नहीं कंसिडर किया जाता, उसको मर्दाना नहीं माना जाता। अगर वो एक मेल में क्वालिटी नहीं होगी तो उसको मैस्कुलिन नहीं ट्रीट किया जाएगा, उसकी मर्दानगी पे सवाल उठाया जाएगा। फर्स्ट इज़ अग्रेसिव, यानी कि एक आदमी जो है उसका अग्रेसिव होना इम्पॉर्टेंट है। सेकंड इज़ रैशनल, यानी कि वाजिब होना। थर्ड इज़ इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र होना। सबमिसिव, यानी कि विनम्र होना। सबमिसिव, अगर एक मेल को हम देखें, अगर वो सोसाइटी में एक सबमिसिव मेल की तरह रह रहा है तो वो उसके ट्रेड्स को हम मैस्कुलिन नहीं कंसिडर करेंगे, उसकी मर्दानगी पे सवाल उठाए जाएंगे। तो एक मेल को, एक मैन को डोमिनेटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए ही इन सब में से अगर एक मैन सबमिसिव होता है तो उसको हम मैस्कुलिन ट्रेट कंसिडर नहीं करते हैं। फिफ्थ इज़ विमेन वायलेंस कंप्रोमाइजेस ऑफ, यानी कि महिला हिंसा में क्या शामिल है। फर्स्ट इज़ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शारीरिक शोषण। सेकेंड इज़ मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि मानसिक रूप से जो शोषण किया जाए। थर्ड इज़ डाउरी किलिंग, यानी कि दहेज ना देने पर जो हत्या की जाती है, दहेज की वजह से जो हत्या की जाए। फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव। अब जो विमेन है हमारी सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी, उनको हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो जो विमेन वायलेंस है वो हमें हर टाइप की देखने को मिलती है। फिज़िकली भी उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको मेंटल लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। डॉरी किलिंग तो हमने बहुत ही सुना होगा, बहुत ही फ्रीक्वेंट है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, कि ऊपर के सभी जो हैं वो वॉयलेंस का पार्ट हैं, वो हर टाइप की वॉयलेंस हमें देखने को मिलती है हमारे इंडियन समाज में। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू, जो हमारा लिंग भेदभाव है वो क्या, उससे क्या समझ आता है, क्या रेफ़र करता है। फर्स्ट इज़ हेल्पिंग अ पर्सन टू रिकग्नाइज हिज एबिलिटीज़, ये मदद करता है किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं को पहचानने में। सेकंड इज़ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक रूप पे जो सामाजिक परिवर्तन आ रहा है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। थर्ड इज़ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि जो लड़के और लड़कियों के बीच में लिंग के आधार पर अंतर करना ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। फोर्थ इज़ एक्सपेंशन ऑफ द मास एजुकेशन, यानी कि जन शिक्षा का विस्तार। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जेंडर के अकॉर्डिंग, जो जेंडर के बेसिस पे हम भेदभाव कर रहे हैं, मेल और फीमेल में, बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, कि डिस्टिंग्विश किया जा रहा है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज़ हेल्पफुल इन, यानी बालिकाओं की शिक्षा में सहायक है, क्या सहायक है। फर्स्ट इज़ रिड्यूसिंग फर्टिलिटी रोल, यानी कि प्रजनन क्षमता को कम करना। सेकंड इज़ इम्प्रूविंग फैमिली हेल्थ, यानी कि परिवार के स्वास्थ्य में सुधार। थर्ड इज़ रिड्यूसिंग मोर्टालिटी रेट। फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव। अब जो एक गर्ल चाइल्ड होती है हमारे इंडियन, अभी भी कुछ ऐसे हिस्से हैं इंडिया में जहाँ पे गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता, उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती। कहा जाता है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको जब दूसरे ही घर जाना है तो उसको पढ़ा लिखा के क्या करना है, उनका जब काम ही चूल्हे चौके तक सीमित है तो उनको पढ़ा के उनकी एजुकेशन पे ध्यान दे के वो क्या कर लेंगी, तो उनके एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारी गर्ल चाइल्ड हैं उनकी अगर एजुकेशन दी जाए तो वो किस चीज़ में हेल्प करेंगी, वो हमारी सोसाइटी को कैसे हेल्प करेंगी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ वाला, कि उससे हमारा फर्टिलिटी रोल जो है वो कम होगा, हमारी जो फैमिली हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी और मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमारी गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन मिल रही है। वो हमारी जो गर्ल्स होती हैं, जो विमेंस होती हैं, वही हमारी फैमिली हैंडल करती हैं। तो अगर वो एजुकेटेड होंगी तो वो अपनी पूरे परिवार को, अपने ख़ानदान को समझा पाएंगी, उनको पढ़ा पाएंगी, एक बेटर एजुकेशन दे पाएंगी। तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा हमारी सोसाइटी के लिए भी और एज अ हम ह्यूमन बींग्स या हमारे वर्ल्ड के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर बायसनेस, यानी कि लिंग भेद के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। फर्स्ट इज सोशल फैक्टर, यानी कि सामाजिक कारक। सेकंड इज कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि सांस्कृतिक विविधता। थर्ड इज जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि लिंग पहचान। फोर्थ इज नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से ऊपर जो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है जेंडर बायसेस के लिए। अब जेंडर बायसेस क्या है, कि वो जेंडर जो है हमारा सोसाइटी ने क्रिएट किया है, जेंडर रोल्स जो हैं वो भी हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग होते हैं। तो जेंडर बायसेस जो डिपेंड करेगा वो हमारा डिपेंड करेगा सोशल फैक्टर्स पे। तो इसका सही आंसर इज़ फर्स्ट वन, कि हमारे जितने भी सामाजिक कारक है वही जिम्मेदार हैं लिंग भेद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन आर, कि जो लिंग समाजीकरण है उसके सामान्य प्रतिनिधि कौन से हैं। फर्स्ट इज पेरेंट्स, सेकेंड इज़ पीयर्स, यानी कि हमारे जो साथी हैं, हमारे मित्र जो हैं। थर्ड इज़ टीचर्स, यानी कि शिक्षक। फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त के सभी जो हैं वो सारे ही करेक्ट आंसर्स हैं। तो जो हमारी जेंडर सोशलाइजेशन होती है, कि हम कैसे सीख रहे हैं कि हमारे क्या रोल्स हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर जेंडर पे से बिलोंग करते हैं तो हमारे क्या रोल्स हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें कैसा बिहेव करना है, हमारे वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे। तो वो हमारी सोशलाइजेशन कौन कर रहा है, कि हमें सिखा कौन रहा है, वो सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने टीचर्स सबसे सीख रहे हैं, अपनी पूरी सोसाइटी से, अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं कि जेंडर सोशलाइजेशन हो रहा है, कि हम जेंडर है, हमारे में डिफरेंस है, एक इक्वल लेवल पे नहीं है हम। तो ये हमें सभी एजेंट्स जो हैं वो सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what strategies help women to become economically empowered, यानी कि क्या रणनीति महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद करती हैं। फर्स्ट इज़ एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा तक पहुँचें अगर विमेंस तो वो इनको इकोनॉमिकली एम्पावर होने में हेल्प करेगी। सेकंड इज़ मोर इनकम सोर्सेज फॉर विमेन, यानी महिलाओं के लिए अगर अधिक आय के स्रोत हों तो वो अच्छे से इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो सकती हैं, बेटर वे में एम्पावरमेंट हो सकती है उनकी। थर्ड इज़ विमेन वर्किंग टुगेदर टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन, यानी अगर महिलाएं एक साथ मिलकर भेदभाव को चुनौती दें तो उनकी इकोनॉमिकली ज़्यादा एम्पावरमेंट होगी। फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, वो सभी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हेल्प करेंगी वुमेन को एम्पावरमेंट लाने में, उनको एम्पावर फील कराने में। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ वन, क्योंकि अगर विमेन एजुकेटेड हैं, उनके पास इनकम अर्न करने के ज़्यादा सोर्सेज हैं और वो एक साथ एकजुट होकर काम कर रही हैं और डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज कर रही हैं, तो सोसाइटी में बेटर चेंज आएगा, उनको जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो दी जाएगी, इक्वल पे उनको मिलेगा, वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what are the reasons for many girls to not attend the school। अब जैसे कि मैंने कहा अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ गर्ल की एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता, सही नहीं कंसिडर किया जाता, लड़कियों को पढ़ाने में अभी भी लोगों के मन में हिचकिचाहट है। तो इसमें से कौन से ऐसे रीज़न्स हैं
जो जिनकी वजह से लड़कियां जो हैं वो स्कूल नहीं अटेंड करती। फर्स्ट इज़ पोवर्टी यानी कि गरीबी, सेकंड इज़ इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा जो है हमारे इंडिया में विमेंस को लेके जितनी उनकी वो सुरक्षित नहीं महसूस करती, इनसिक्योरिटी। थर्ड इज़ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके ऊपर परिवार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं जा पाती या स्कूल अटेंड नहीं कर पाती। फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव। अब बहुत से और डिफरेंट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से गर्ल चाइल्ड जो है वो स्कूल नहीं अटेंड करती, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव कि गरीबी की वजह से, इनसिक्योरिटी वजह से और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों की ही वजह से जो गर्ल्स हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाती। इनमें से कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं दे रखा जो कहे कि गर्ल्स को स्कूल जाना चाहिए या जो गर्ल्स को स्कूल जाने से नहीं रोकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू क्रिएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल कि जो लिंग है उसका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने में, उसको बनाने में कौन सा ऐसा फैक्टर है या कौन सी ऐसी नीचे ऑप्शंस में से दिए गए ऐसा ऑप्शन है जिसने हेल्प करी है या उसने क्रिएट किया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यानी कि राजनीतिक गतिविधियाँ, सेकेंड इज़ मॉरल एक्टिविटीज़ यानी कि नैतिक गतिविधियाँ, थर्ड इज़ रिलीजियस एक्टिविटीज़ यानी कि धार्मिक गतिविधियाँ, फोर्थ इज़ नन ऑफ द अबव कि ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिलीजियस एक्टिविटी कि हमारी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करने में, क्योंकि वो हमारे एक तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है। वो ये निश्चित करता है कि जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारे वैल्यू सिस्टम हैं वो जैसे पहले से चले आ रहे हैं वो अभी भी वैसे ही चलते रहें कंटिन्यूएशन में, और उनको चेंज ना किया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना लाया जाए। तो इसलिए रिलीजियस एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्स्ट बुक आर जेंडर बायसनेस व्हेन पिक्चर इन इट आर शोइंग यानी कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो बुक्स होती हैं हमारी करिकुलम में, वो जेंडर बायसनेस होती है, दर्शाती हैं वो पिक्चर्स के द्वारा। कब? जब उन पिक्चर्स में फर्स्ट इज़ गर्ल्स आर लिमिटेड इन डोमेस्टिक रोल्स की जो लड़कियां हैं उनको सिर्फ घरेलू भूमिकाएं में ही सीमित किया गया है, उनको ऐसे दर्शाया गया है कि वो डोमेस्टिक रोल्स तक ही सीमित है। सेकेंड इज़ विमेन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैन वर्किंग हाउस होल्ड एक्टिविटी कि विमेंस जो हैं वो बैठ के न्यूज़पेपर रीड कर रही हैं और मैन जो है वो घर का काम कर रहे हैं। थर्ड इज़ बोथ द सेक्सेस आर अपीयर इन हाउस होल्ड एक्टिविटी यानी कि जो दोनों ही लिंग हैं वो घरेलू गतिविधि में दिखाई देते हैं। फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव कि ऊपर की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो जेंडर बायस शो कर रही हैं हमारी टेक्स्ट बुक में। अब जेंडर बायस क्या होता है? जेंडर बायस यानी कि किसी एक रोल को ऊपर कंसिडर करना या किसी के रोल पे कि जो वो किस जेंडर से बिलोंग कर रहा है उसको क्या रोल है तो वो रोल कर रहा है या नहीं कर रहा, एक स्टीरियोटाइपिंग कर देना। तो हमारा इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट वन कि गर्ल्स जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक रोल्स तक ही सीमित किया गया है, उनको सिर्फ और सिर्फ घरेलू भूमिकाएं निभाते हुए दिखाया गया है, तो उसे हम जेंडर बायसनेस रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम फर्स्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी सीटेड सेपरेटली कि अगर जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम है तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को अलग अलग बैठना चाहिए, बिठाया जाना चाहिए। सेकेंड इज़ बॉयज़ शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी दैन गर्ल्स यानी कि जो लड़के हैं उनको क्लासरूम सेटिंग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ज़्यादा मौके देने चाहिए एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, लड़कियों के मुताबिक। थर्ड इज़ एग्जाम्पल्स गिवन इन क्लासरूम शुड नॉट इंक्लूड वीमेन कि जो कक्षा में उदाहरण दिए जाते हैं उसमें विमेंस को, महिलाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
फोर्थ इज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड पार्टिसिपेट इक्वली इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, यानी कि जो लड़के और लड़कियां हैं उन्हें स्वच्छता बनाए रखने में समान रूप से भाग लेना चाहिए। तो जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम क्या हुआ, यानी कि किसी भी टाइप का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है या जेंडर बायस देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से इकलौता फोर्थ वाला ही ऑप्शन है जो कह रहा है कि दोनों को इक्वल रोल मिलना चाहिए इन पार्टिसिपेटिंग एंड इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मौका दिया जा रहा है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसे ही हम जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जेंडर रोल्स आर, यानी कि लिंग भूमिकाएं हैं वो क्या हैं। फर्स्ट इज़ लर्न्ड बिहेवियर, यानी कि ऐसा व्यवहार जो हमने सीखा है, हमें सीखने की ज़रूरत पड़ी है। सेकंड इज़ चेंजेबल, यानी कि उनको चेंज किया जा सकता है। थर्ड इज़ सेट बाय सोसाइटी, यानी कि समाज द्वारा निर्धारित किया गया है, सोसाइटी ने क्रिएट किया गया है। फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव, कि ये सारे ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है जेंडर रोल्स के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें करेक्ट हैं। हमारे जो जेंडर रोल्स होते हैं वो बिहेवियर होते हैं जो हमें सिखाती है कौन, सोसाइटी, और सोसाइटी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, और ये चेंजेबल होते हैं, हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन रूरल एरियाज़ द रीज़न फॉर गर्ल्स ड्रॉप आउट इज़, कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें लड़कियों के गर्ल्स हैं वो स्कूल क्यों ड्रॉप आउट करती हैं, स्कूल क्यों छोड़ती हैं। फर्स्ट इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, की लड़कियां जो हैं उनकी पढ़ाई में रुचि कम होती है। सेकंड इज़ लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी, यानी कि स्वच्छता सुविधा जो है वो कम है, सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है। थर्ड इज़ सेफ्टी रीज़न, यानी कि वो सुरक्षा कारणों की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं। फोर्थ इज़ ऑल ऑफ द अबव। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो कुछ रूरल एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जिधर लड़कियों को जब शुरू से स्कूल में नहीं डाला जाता है, उनको विद्यालयों में नहीं डाला जाता है, तो उनका जो इंटरेस्ट है स्टडीज़ में, पढ़ाई में, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट कर देती हैं। या फिर जो सैनिटेशन है वो प्रॉपरली नहीं होता, जो स्वच्छता है उसकी सुविधा है वो प्रॉपर नहीं होती है। सेफ्टी रीज़न्स, जो सुरक्षा कारण है, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो हमारी इंडिया में सेफ़ महसूस नहीं करती, उनको इनसिक्योरिटी होती है, इसलिए भी वो स्कूल में ड्रॉप आउट कर देती हैं। तो इसलिए ये सारे ही कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एफर्ट्स फॉर जेंडर इक्वलिटी कैन बी प्रैक्टिस्ड इन स्कूल थ्रू, यानी कि लैंगिक समानता के लिए स्कूल में अभ्यास किया जा सकता है। किसके थ्रू? करिकुलम के थ्रू, मेथड्स ऑफ टीचिंग के थ्रू, शिक्षण के जो तरीके होते हैं उनके थ्रू। थर्ड इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज, यानी कि मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं के द्वारा। या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त के सभी जो सही हैं वो सारे, इन सब के द्वारा ही जेंडर इक्वलिटी हम स्कूल में प्रैक्टिस करा सकते हैं, बच्चों में ये चीज़ इंडल्ज करा सकते हैं कि जो दोनों ही जेंडर हैं वो इक्वल हैं, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन किसी को जेंडर के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना सही नहीं है, बायसिंग करना सही नहीं है। वो हम अपने बच्चों को इन सभी तरीक़ों से सिखा सकते हैं, अपने करिकुलम के थ्रू, हमारे जो शिक्षण के तरीके हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं, इनके थ्रू, और अगर उनको एक प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस हम प्रोवाइड करें तो उसके भी थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which of the following statement regarding sexual harassment is correct, यानी कि यौन उत्पीड़न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, इट ओनली हैपन्स टू
मेन, कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो सिर्फ मेंस के साथ देखी जाती है या पुरुषों के साथ होता है। सेकंड, इट ओनली हैपन्स टू विमेन, कि वो सिर्फ महिलाओं के साथ होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा कह रहा है कि इट कैन हैपन फॉर बोथ मेन एंड विमेन इन स्पेशल एनवायरनमेंट, कि एक विशेष वातावरण में ये पुरुष और महिलाओं दोनों के साथ ही हो सकता है। फोर्थ इज इट कैन हैपन फॉर बोथ मेन एंड विमेन इन एनवायरनमेंट, इन एनी एनवायरनमेंट, कि ये किसी भी वातावरण में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हो सकता है, दोनों के साथ हो सकता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो हमारी एक ऐसी चीज़ है जो जेंडर को देख के नहीं होती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी के साथ भी, किसी भी वातावरण में, किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी जगह हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ वन, कि इट कैन हैपन फॉर बोथ मेन एंड विमेन इन एनी एनवायरनमेंट। Next question is, to address gender issues, mass media can play an important role by, यानी कि जो लिंग संबंधी मुद्दे होते हैं उनको दूर करने के लिए जन माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कैसे? प्रेजेंटिंग पॉजिटिव इमेज ऑफ वुमेन, की महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करके वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सेकंड इज प्रेजेंटिंग वुमेन इन एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू मेन, कि पुरुषों से संबंधित जो विज्ञापन होते हैं उसमें महिलाओं को अगर प्रस्तुत करे मीडिया तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है जेंडर इश्यूज़ का एड्रेस करने में। थर्ड इज प्रेजेंटिंग स्टीरियोटाइप इमेज ऑफ वुमेन, कि महिलाओं की जो स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई है, पहले से रूढ़िवादिता हैं, जो पहले से चलती वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, वही आगे चलती रहें, उनको प्रेजेंट करके वो जेंडर इश्यूज़ को एड्रेस कर सकती है मीडिया। फोर्थ इज़ नन ऑफ द अबव, कि ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड वन, कि अगर वो विमेन को मेन रिलेटेड एडवर्टीजमेंट में डाले, कि अब जैसे हमने देखा होगा कि जो बाइक रिलेटेड या ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड एडवर्टीजमेंट होती है उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स दिखाए जाते हैं, पुरुष ही हमें देखने को मिलते हैं उन एडवर्टीजमेंट्स में। लेकिन अगर वही मीडिया उन एडवर्टीजमेंट्स में, उन विज्ञापनों में फीमेल्स भी इंक्लूड करें, दोनों को इंक्लूड करें, तो वो जेंडर इश्यूज़ को एड्रेस करेगा, उसको ये दर्शाएगा कि दोनों ही जेंडर्स हमारे इक्वल हैं, उनमें किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन करना गलत होगा। लास्ट क्वेश्चन इज हमारा, टू प्रिवेंट अब्यूज़ इन स्कूल शुड, कि स्कूल में अगर दुर्व्यवहार हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए स्कूल को क्या चाहिए? फर्स्ट इज डेवलप गर्ल सेफ्टी प्रोग्राम्स, कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए प्रोग्राम विकसित करने चाहिए। सेकंड इज डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ गर्ल्स, की लड़कियों में आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। थर्ड इज असेस एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, कि स्कूल के पर्यावरण का आंकलन करें। फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी। तो अगर एक स्कूल को अब्यूज़ को प्रिवेंट करना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्कूल ये चीज़ ध्यान में रखे, एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करे जिससे गर्ल्स की सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जाए। गर्ल्स नहीं, सिर्फ बॉयज़ की भी सेफ्टी इंश्योर की जाए। गर्ल्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कराना भी ज़रूरी है, और जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, उसका जो पर्यावरण है, उसका जो वातावरण है, उसका आंकलन करते रहना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के जितने तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।